आज हम लोग क्लास 12 का टैक्स करने जा रहे हैं। उस टैक्स में आप लोग का इस बार सेमेस्टर 1 में जो है क्लास 12 का सेमेस्टर 1 में टैक्स में 2 चैप्टर दे रखा है। उसमें है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो आज हम लोग एक चैप्टर आज कर लेंगे और इस साथ एक चैप्टर को करने में मतलब मैक्सिमम 2 क्लास हम लोग को लगने वाला है। मैक्सिमम 2 क्लास बस इनफ है इसके लिए। तो सबसे पहले जैसे क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और आज जो है क्लास 12 में इसकी जानकारी में पूरे डिटेल्स में देना चाह रहा हूं। इस वजह से थोड़ा सा क्लास 11 के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे टोटल इनकम का हेड कितना था, टोटल हेड्स ऑफ इनकम कितने थे, तो 5 थे। क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टोटल हेड्स ऑफ इनकम 5 है। कौन कौन सा है, रिकैप कर लीजिए एक बार। नॉर्मल पहला है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, पहला ये है। दूसरा इनकम क्या है, दूसरा है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और तीसरा हेड था इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अगला हेडिंग है नंबर 4 में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम अंडर द कैपिटल गेन। ठीक है, अगला है 5वां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल कितना हेड्स हो गए, 5 हेड। अब हम लोगों ने क्लास 11 में इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरी पढ़ ली है और ये जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का, क्लास 12 में ही पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, 1 में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं और ये वाला सिलेबस में नहीं है आप लोग का, टेंशन मत लीजिए। कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये दो जो है ये हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे। बड़ा आसान चैप्टर है, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जितना थोड़ा बहुत कठिन भी है लेकिन कैपिटल गेन तो कुछ है ही नहीं। बस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी इजी है और कैपिटल गेन भी इजी है, दोनों ही इजी चैप्टर है। एकदम टैक्स का सिलेबस बड़ा ही आसान दे रखा है इस बार और हम लोग एकदम करने में मजा आएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे। तो ये 3 चीज को लेकर अभी माथा घमाना नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज को लेकर क्लास 12 में देखना है और उसमें से अभी मैं इस क्लास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर किसी कंपनी में काम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सैलरी। अगर सैलरी मिलेगा यानी वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉय मतलब नौकर जो काम करता है, एम्प्लॉय। तो अगर किसी कंपनी में काम करेंगे तो क्या मिलेगा, सैलरी। उसका इनकम कहां जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, अच्छा मान लो कि मैंने घर बना लिया, मेरा जमीन था, मैंने घर बना लिया, घर बना करके मैं रेंट पर दे दिया। क्या बनाया, घर। घर बनाने के बाद रेंट पर दिया मैं, तो घर से इनकम मेरे को आ रहा है तो उसका इनकम कहा जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। क्लियर है। अच्छा दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग का इनकम फ्रॉम पीजीबीबी में जाता है। ठीक है, अगला क्या है कि मान लो कि मैं लैंड खरीद करके बेचता हूं, लैंड खरीदा, कुछ होल्ड किया, कुछ दिन होल्ड करके मैं बेच दिया, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। मैं शेयर्स खरीदा, शेयर खरीद के मैं कुछ दिन होल्ड किया, होल्ड करने के बाद बेच दिया, उसमें भी आएंगे जब पढ़ाएंगे डीपली से कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन
बाद में पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये पूरा चैप्टर को बाद में पढ़ने वाले हैं कि अगर हम शेयर खरीदेंगे, शेयर खरीदने के बाद मान लो कि 10 रुपया करके शेयर खरीदे और 12 रुपया करके बेच दिए, तो उसको कैपिटल गेन क्यों कहा जाता है, प्रॉफिट क्यों नहीं कहा जाता, ये हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। और ये सब के अलावा जो सारा इनकम जो बच जाता है वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब लोग ये सब के अलावा और क्या क्या ऐसा इनकम हो सकता है, यानी किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां से हमको मिलेगा सैलरी, और सैलरी मिलेगा तो चल जाएगा। अगर एम्प्लॉय है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका इनकम सैलरी में दिखाएंगे, ठीक है। घर बना दिए, घर बना करके रेंट पर दे दिए तो उसका इनकम जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करे, कुछ भी बिजनेस करें तो बिजनेस उसमें पीजीबी मिल जाएगा। और अगर मैं लैंड खरीद बेच करता हूं तो शेयर्स खरीद बेच करता हूं, जाता है तुम्हारा कैपिटल गेन। तो अदर सोर्सेस में क्या रह गया, क्या रहा, मान लो मैंने बैंक में पैसा रखा, एफडी किया, वहां से हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट पाने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं किए, खाली पैसा रखे बैंक में, इंटरेस्ट मिला। दूसरा अभी चल रहा ना ड्रीम 11, लगाओ लॉटरी लगाओ अच्छा खासा, है ना। अब लॉटरी लगाया, मान लो किसी का 3 करोड़ फंस गया, अब फंस गया तो उसका वो जो 3 करोड़ का उसको इनकम नहीं हुआ, उसका इनकम हुआ तो क्या किया था, किसी कंपनी में जाकर काम किया था, 3 करोड़ मिला, कुछ नहीं किया था उसने, खाली क्या लगाया था, ड्रीम 11 में टीम बनाया था और उसको बिन गया क्या, लॉटरी निकल गया। लॉटरी निकल गया सरकार का छोड़ देगी, टैक्स नहीं लेगी, 100% लेगी टैक्स। तो उस पे जो टैक्स लेगी उसका जो इनकम आएगा वो कौन सा हेड में दिखाया जाएगा, हाँ, तो इसका इनकम दिखाया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बात में आ गया, यानी लॉटरी का इनकम अदर सोर्सेस में जाएगा, बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा अदर सोर्सेस में जाएगा। मान लो किसी कंपनी का मैं शेयर खरीद रखा हूं तो उसमें हमको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिविडेंड समझते हो ना क्या होता है, नहीं समझते, समझिए डिविडेंड क्या होता है। मान लो ये मेरा कंपनी है, ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर समझते हो क्या होता है, शेयर होल्डर, ये कंपनी ने छोटा छोटा शेयर इशू किया 10-10 रुपया का, तो ये शेयर खरीद लिया, ये सब खरीदा, ठीक है, शेयर खरीदा, तो शेयर को ये खरीद के अपने पास रख लिया, पास किसी चीज को से पकड़ कर रखते ना, ऐसे छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, ऐसे पकड़ कर रखते इसको तो होल्ड करना, तो ये आदमी शेयर को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसको नाम पड़ गया शेयर होल्डर। अगर मान लो कोई दूसरा चीज होल्ड कर रहा तो उस होल्डर नाम पड़ जाता, तो इस शेयर को होल्ड कर रखा है इसका नाम पड़ गया शेयर होल्डर। शेयर्स क्या होता है ये अकाउंट्स में पढ़ाएंगे हम, अकाउंट्स में बताएंगे। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है कि शेयर क्या होता है तो हम अकाउंट से पढ़ाएंगे या बिजनेस स्टडी में पढ़ाएंगे, दोनों जगह है अपने पास एप्लीकेबल, दोनों को हम पढ़ाएंगे। तो क्या करता है ना कि कंपनी जितना कैपिटल होता है वो छोटा छोटा भागों में बांट देता है, सबसे पैसा लेता है कैपिटल का। तो अब कंपनी के पास पैसा का दरकार है, कैपिटल का दरकार है, सब इशू कर दिया मार्केट में, वहां से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने के बाद जितना जन ने पैसा लगाया था कंपनी में सबको उसका हिस्सा मिलेगा। अकेले प्रॉफिट तो कंपनी खा नहीं सकता क्योंकि अकेले पैसा तो कंपनी लगाया नहीं, कंपनी में पैसा सबको ही लगाया है, तो यही उम्मीद से बैठा हुआ कि प्रॉफिट हो, कंपनी प्रॉफिटेबल हो, ताकि हमको भी जो प्रॉफिट कमाए उसका हिस्सा हमसे मिलते रहना चाहिए। तो प्रॉफिट मान लो कंपनी ने किया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ तो सब में बटेगा, तो इसी को कहते हैं डिविडेंड। यानी डिविडेंड का अगर नॉर्मल समय अगर डेफिनेशन बोलूं तो इट इज अ प्रॉफिट का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, बांट दिया जाता है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। इंग्लिश में बोल रहा हूं, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स नोन एज डिविडेंड। बात समझ आ रहा है? तो डिविडेंड क्या होता था पहले क्या होता था, डिविडेंड जो मिलता था ना, मान लो ये मेरा इंडिया है, मेरे को मैप बनाना नहीं आ रहा, नॉर्मल से समझ लीजिए आप, ये मेरा इंडिया है और इंडिया के अंदर एक कंपनी है और कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स है। अब कंपनी जो इंडिया के अंदर है उसी का शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडियन कंपनी। कौन सा कंपनी? इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी, दोनों कह सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ये मान लो ये कंट्री यहाँ पे है, इस कंपनी यहां पर भी कंपनी है, हो ही सकता भाई। अब ये एक शेयर होल्डर है, एक ऐसा शेयर होल्डर है जो इस कंपनी का शेयर नहीं होल्ड कर रहा, वो दूसरा कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है, यानी दूसरे कंट्री का, इसको कर रहा है फॉरेन कंपनी,
यानी दूसरे कंपनी का फॉरेन कंपनी। देखो उसी प्रकार ये जो दूसरे कंट्री के कंपनी में जो पैसा लगाता है वहां से जो डिविडेंड मिलता है जो फॉरेन कंपनी में लगाया है, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिविडेंड इंडियन कंपनी से, तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन 1/4/2020 याद रखिएगा डेट को, 1/4/2020 से सब कानून बदल गया। आप चाहे इंडियन कंपनी से डिविडेंड पाओ चाहे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड पाओ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज टैक्सेबल इनकम, नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर, बात समझ आ गया। तो डिविडेंड हमको कहीं से भी मिलेगा, हमको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं लिख दिया कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी तो हाँ हम लोग क्या करिए, नील बैठा कर रखें। सही नहीं है, इस तारीख से रूल बदल चुका है, चेंज हो चुका है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आने वाला समय में आपका एग्जाम में ये बात काम में लगने वाला है। बात समझ आ गया। तो ये हो गया कुछ कुछ सारा इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आते हैं। बहुत सारा इनकम है, मैं एक एक करके लिखवाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, तुम कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके लिखेंगे और आप लोग भी छापते जाइएगा। पॉज करो बहुत देर। हाँ करें स्टार्ट, चलिए। तो हम एक एक करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आएंगे इनकम, वो एक एक करके मैं लिख रहा हूं। आप लोग भी शुरू हो जाइए और मेरे साथ साथ लिखिए। पहला है इनकम फ्रॉम लॉटरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तीसरा है इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, चौथा है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। ये क्या होता है मैं बताऊंगा तुरंत, टेंशन ना लीजिए, है ना, टेंशन एकदम नहीं लेना है। चौथा है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। ये क्या होता है बताएंगे, टेंशन काहे लेते रहते हो। अच्छा, छठा नंबर में है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। गेम हो गया, पजल्स हो गया, ये सब। अच्छा, 7 नंबर में है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इनकम, लैंड सिचुएटेड इन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। ठीक है, 8वां है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। एक चीज तो भूल ही गए हम 8 नंबर में, इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। समझिएगा, इस चीज को ध्यान से समझना है। जब सम्स बनाएंगे ना तो फैमिली पेंशन को लेकर के एक चीज बताएंगे वहां पे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों में एडजस्टमेंट होने वाला है, एग्जम्पशंस मिलने वाले हैं, क्या किसमें क्या मिलेगा ये मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। अच्छा, 10 नंबर में है, पता है आप लोग को कि पोस्ट ऑफिस, तो इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इसमें भी छूट मिलता है, ये भी बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके। तो हम क्या बोले हैं कि एक क्लास आज करेंगे और एक क्लास अगले क्लास में सारा का सारा रिकवर कर लेंगे हम लोग, और कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना देख रहे हैं, मैक्स टू मैक्स, और हो सकता है 1-2 बस, उससे ज्यादा नहीं है।
तो पहला क्या, इनकम फ्रॉम लॉटरी हम बता दिए कि ड्रीम 11 में खेला खेलो लॉटरी लगाओ 3 करोड़ जी तो मारो एकदम, दिक्कत ही नहीं है, उसका इनकम हो गया। चलिए ड्रीम 11 याद रखिएगा, ड्रीम सपनों का सौदागर जो भी है, ड्रीम 11 याद रखिएगा इसको, लॉटरी। और अभी भी निकलता है, देखिएगा सड़क में जहां तहां आपको मिल जाएगा, एकदम अपना किस्मत आजमाइए, टिकट लीजिए और देखिए उसमें अगर निकला तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जाइए घर, हो जाइए। अगला है इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अच्छा यहाँ पे लिख के रखिए ग्रॉस, ठीक है, लॉटरी में ना ग्रॉस अमाउंट लिख के रखिए। ये क्या होता है ग्रॉस, ये बताएंगे हम बाद में आपको, जब सम्स बनाएंगे तब बताएंगे कि ग्रॉस क्यों लिखा जाता है। डिविडेंड के बारे में भी मैं समझा दिया हूं। अच्छा, इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, ठीक है, वैकेंट लैंड मतलब खाली जमीन, खाली जमीन से इनकम कैसे आएगा, सोना तो उगेगा नहीं उसमें। अच्छा खेती करेंगे तो आएगा इनकम, नहीं खेती करेंगे तो एग्रीकल्चर हो गया, फिर वो एग्जम्प्ट है, वो नहीं आएगा। तो फिर वैकेंट लैंड से कैसे इनकम आएगा। सोचो मेरा यहाँ सेंटर है, अब कुछ दूर में मैं क्या किया, वो खाली जमीन ले लिया हूं। अब खाली जमीन ले लिया हूं, यहाँ पे मेरा खाली जमीन लेके ना ऐसे बाउंड्री मार के छोड़ दिया हूं, बाउंड्री मार के से छोड़ दिया हूं, ऐसे तरह तरह से बाउंड्री मार दिए छोड़ दिए, बोले कि जब दाम बढ़ेगा बेच देंगे या घर बनाएंगे, फ्यूचर में देखा जाएगा। अब क्या हुआ कि वहां से एक आदमी गुजर रहा था, ये प्रमोटर आदमी था। अब ये क्या करता ना, अगल बगल में सब में घर बना रहा था, जितना भी प्लॉट खाली है ना उसमें घर बनाने का काम करता था, प्रोमोटर को तो यही काम है। अब ये मेरा जमीन को जाके देखा, ये जमीन बड़ा फाका है, बड़ा सॉलिड जगह पे है, यहीं से एकदम जबरदस्त तरीके से मेरा रास्ता निकला हुआ था, झकास एकदम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसने पता किया कि जमीन किसका है, तो उसको पता चला मेरे बारे में कि जमीन मेरा है। तो हमको फोन किया कि सर जी आपका जो जमीन है ना, ये हम रेंट पर लेना चाहते हैं। हम लोग जमीन रेंट पर लेके क्या कर रहे हैं, पगला उगला गया क्या। हम लोग हाँ हाँ बोलिए, जमीन क्या रेंट पर लीजिएगा। बोले हाँ रेंट पर। बोले क्या कीजिएगा जमीन रेंट पर लेकर के, खेती बाड़ी करना है क्या आपको। बोले खेती बाड़ी नहीं करेंगे, तो हम लोग तो हम है प्रोमोटर आदमी, तो घर वर बनाते हैं ना, तो ईटा बाली ये सब ला करके ना हमको रखने का जगह चाहिए, वो रखने का जगह नहीं मिल रहा है। हम बोले हाँ बिल्कुल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लीजिए आप यूज करिए। बोला भाड़ा कितना लीजिएगा, हम लोग कितना दीजिएगा। बोला 5,000 रुपया देंगे हम भाड़ा। बस हम लोग ठीक है, एकदम आपका जमीन हुआ, धर लीजिए आप ही का जमीन है, 5,000 रुपया खाली देना, भूलिएगा मत हर महीना। तो साल में कितना आया, 60,000 रुपीज है। साल में कितना आया, 60,000 रुपीज आया इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड। मैं घर बनाया क्या उसमें, मैं घर बनाया कुछ नहीं बनाया, घर बनाते तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता, लेकिन मेरा बिना घर बनाए इनकम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वैकेंट लैंड। बस मैं देखिए ये वैकेंट लैंड है, ठीक है। एक और वैकेंट लैंड में दिखा रहा हूं, देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा 3 तल्ला घर है। वैसे मैं बता रहा हूं मेरा ओरिजिनली नहीं है 3 तल्ला, बता रहा हूं ये मेरा 3 तल्ला घर है, और ये 3 तल्ला घर के ठीक बगल लगे हुए जमीन फाका है। यहां से फिर एक आदमी गुजरा, बोला अच्छा यहाँ जमीन फाका है, इसका घर मेरा पड़ोस में है। अब बेचारा का घर छोटा है, अब सपने बड़े, घर छोटे सपने बड़े, गाड़ी खरीद लिया। अब गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी रखे कहाँ, 4 चक्का गाड़ी। हमसे आके बात की, बोला भैया आपका तो जमीन इतना फाका है ना, तो थोड़ा सा जगह कर देते तो मैं गाड़ी पार्क कर देता और हर महीने आपको 1,000 रुपया करके देता। बोले बस ले ले, एकदम ले ले, लेट मत कर, 1,000 रुपया दे दे हर महीना ले ले। साल में कितना 1,000 रुपया आया, 12,000 रुपया आया। इसका पड़ोसी देखा, बोला वाह मेरा भी इंतजाम हो गया, यहाँ पे लगा दिया। अगला का पड़ोसी देखा, यहाँ लगाते गया, मेरे पास इनकम आते गया, इनकम आते गया। देखो इधर से 1,000 2,000 3,000 4,000 5 6 7 7 12 से 84,000 रुपया हर महीने मेरे पास इनकम आ रहा है। मैं यहां कुछ करके रखा हूं नहीं। अब आइए यहां से जो इनकम आएगा वो इनकम कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बिल्कुल नहीं। अगर घर से जुड़ा हुआ जमीन है, घर से लगा हुआ जमीन है, तो उससे आने वाले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। क्लियर है बात। और अगर घर से जुड़ा हुआ जमीन नहीं है तो उससे आने वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए कि अगर अपार्ट रहेगा, सटा हुआ रहा, जुड़ा हुआ रहा घर से अगर कोई जमीन, तो उसका इनकम कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और अगर घर से दूर रहा तो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
तो इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, क्लियर है बात? अच्छा, वैकेंट लैंड हो गया। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग हाउस, अच्छा, सब लेटिंग, अच्छा लेटिंग मतलब होता है भाड़े पर देना। मान लो कि मेरा घर है, मैं एक किराएदार को भाड़े पर दे दिया, इसको दिया, इसको मिस्टर मोहन ब्रिजमोहन चालाकी दिखा दिया, ये दे दिया शिव शंकर को भाड़े पर। मैंने इसको दे रखा घर 10,000 में, आइए शिव शंकर को दे दिया 15,000 में। अब 15,000 में दे दिया, ये आदमी हमको कितना रुपया भाड़ा देगा? 10,000। ये लेगा कितना रुपया? 15,000। इसका इनकम कितना होगा? 5,000। क्या इसने सैलरी कहीं काम किया है? कुछ किया है ये व्यक्ति? कुछ किया, हमको दिखा दो कुछ किया? कुछ नहीं किया, खाली दिमाग लगाया। दिमाग लगाने से पैसा आएगा तो सरकार कहां डालेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बात समझ में आ रहा है? चलिए, सब लेटिंग हाउस का मतलब किराएदार ने घर को दूसरे किराएदार को दे दिया, वो मालिक खुद भी नहीं है लेकिन दूसरे किराएदार को दे दिया, दैट इज कॉल्ड सब लेटिंग हाउस। अगला, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है कि मान लो कि कोई राइटर एक बुक लिखा, अब जितना दिन तक ये बुक बिकेगा उतना दिन उसके घर में पैसा जाता रहेगा रॉयल्टी का। बात समझ आएगा? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। अगला, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। अच्छा, इसमें दो एडजस्टमेंट है, जब मैं सम्स बताऊंगा उस वक्त बताऊंगा कि हॉर्स रेस में क्या है। नॉर्मल अगर मान लो कि किसी घोड़ा मतलब दौड़ रहा है ना, घोड़ा रेस हो रहा है, उसमें हम लगाए, उसमें हम जीत गए तो उसका हॉर्स रेस में जाएगा, अदर सोर्सेस में आएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन आउटसाइड इंडिया। अगर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं और जमीन जो है वो इंडिया के अंदर है तो उससे होने वाला इनकम एग्जम्प्टेड है। और वही अगर इंडिया के बाहर हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, दूसरा कंट्री में हुआ, वहां पर जाकर हम खेती करेंगे तो उसका इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगा। और वो टैक्स कहां पे आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। बस में आ गया। अगला है इनकम फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ना? बैंक में पैसा रखेंगे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगला है इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। जी अच्छा, बिल्कुल अच्छा समझिएगा, इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। और इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस समझ में आ रहा है? पोस्ट ऑफिस में रखेंगे, देखिए छूट है 3,500 रुपया इंडिविजुअल पे छूट है, ठीक है, 3,500 रुपया। और भी इसके बारे में है, मैं बताऊंगा जब समझ बताएंगे तब, ठीक है। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, समझ रहे ना? फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन ये हमारा बॉर्डर है, यहाँ पे एक जनम व्यक्ति 47 लेके तुम खड़ा है। अब क्या किया ना, उधर से मान लो कि आ रहा था सिपाही, आई बेचारा को थोड़ा सा, जैसे क्लास में सब होता है अक्सर, थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा मार दिया एक नींद कबाक से। तो ये बेचारा को भी देख रहा है कि अगला आदमी तो कुछ कर ही नहीं रहा, हठात हमला शुरू हो गया। ये बेचारा थोड़ा सा नींद लिया, मार दिया गोली, खत्म। अब खत्म हो गया, क्या देंगे? पेंशन देंगे। तो पेंशन किसको मिलेगा? इसको कि इसको? फैमिली को मिलेगा। किसको मिलेगा? फैमिली को। तो अगर फैमिली को पेंशन मिलेगा तो इसमें छूट है, कुछ कुछ छूट मिलता है, 15,000 और इसका 1/3, ये सम्स बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मिलेगा पेंशन तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ये व्यक्ति, अगर मान लो कि यही व्यक्ति अच्छा दिन सर्विस करते रहता, मान लो डिफेंस में ना होता, बॉर्डर पे ना होता, रेलवे में होता, टिकट काउंटर पे, तो वहां कोई आकर गोली तो नहीं मार सकता उसको। वो धीरे धीरे अपना सारा जिंदगी बिता दिया, बूढ़ा हो गया, अब उसको पेंशन मिलेगा। बस में उसी व्यक्ति को पेंशन मिलेगा जिसने सर्विस प्रोवाइड किया। अब इस व्यक्ति को अगर पेंशन मिलेगा तो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाएगा, अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। बात समझ रहा है? इसका इनकम कहां जाएगा? इसको अगर पेंशन मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, लेकिन इसका जो है, इसका फैमिली को मिलेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रख रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और अगले क्लास में मिलते हैं, तो अगले क्लास में आके अगले क्लास जो है हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।